नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। हम आपके सामने हाजिर है एक ऐसा कार्यक्रम लेकर जो 1200 साल में इस देश में प्रयास नहीं हुआ, वो प्रयास हम इस कार्यक्रम से करने जा रहे हैं। जी हाँ, 1200 साल लेते ही इतिहास हमारे सामने आ जाता है और ये कार्यक्रम है जो भारत के 1200 साल में इस देश के असली, वास्तव और सच्चे इतिहास को मिटाने का जो प्रयास हुआ, उसके षड्यंत्र को निस्तनाबूद करने वाला, उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाला और सत्य आपके सामने लाने वाला ऑपरेशन इतिहास। ऑपरेशन इतिहास इसलिए और इतिहास का ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इसके साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है। हमारे गौरवशाली अतीत को कालीमामय किया गया है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जिस भी देश में विदेशी आक्रांताएं आए, उन लोगों ने उस स्थानीय निवासियों को गुलाम बनाया और फिर जब गुलाम बनाया तो क्या कोई विदेशी आक्रांता शासक अपने गुलाम का शौर्य का इतिहास लिख सकता है? कदापि नहीं। इस इतिहास के पुनर्लेखन के भी कई प्रयास हुए। कई ऐसे पुस्तकें आज भी हमको पता है जिसमें सत्य है, लेकिन ऐसे पुस्तकों को उन शासनों ने बैन कर दिया और कई की तो सारी प्रतियां मंगवा कर भी उनको जलाया गया। ऐसी कई घटनाएं आज भी इतिहास में दर्ज है जो सत्य होते हुए भी उसको विकृत के तौर पर दिखाया गया है। इतिहास हमेशा प्रेरणा देता है और इसलिए इतिहास को जानने वाला समाज उसके बलबूते पर उसके वर्तमान को और उसके भविष्य को बनाता है। ये सब जानते हैं और इसलिए राज्यकर्ता, शासनकर्ता जिस भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले अगर कुछ करते हैं तो उसके इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि वहाँ की पीढ़ी अपने स्वाभिमान को भूल जाए, अपने सत्य को भूल जाए, अपने आत्मगौरव को भूल जाए और ये खिलवाड़ जारी रहता है। हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, क्या वो भारत का वास्तविक इतिहास है? हमारे नौनिहालों को बचपन से ही घुट्टी की तरह पिलाए जाने वाली इतिहास की कहानियां क्या वैसी ही हैं जैसी वो वास्तव में घटित हुई थी? हमारा इतिहास जो आज हमें जिस रूप में पढ़ने को मिलता है, वो कितना सच है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो इतिहास के तमाम अवशेषों को खंगालने के बावजूद आज भी अतीत के तहखाने में दफन है। कारण यह है कि आज जिस इतिहास को हम पढ़ते हैं, उसे लिखने वाले लोग कभी हमारे शासक थे। हम उनके गुलाम थे। जिन अंग्रेजों और विदेशी आक्रांताओं ने वर्षों तक हमें गुलाम बनाए रखा, हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की, उन्होंने ही जब हमारे सुनहरे अतीत की कहानी लिखने का ढोंग किया तो यह समझा जा सकता है कि हमारे इतिहास को कितनी तटस्थता से लिखा गया होगा। There are two aspects. The first is that the entire Indian history was written by the British, and in 1947 Nehru, for different reasons, chose to transpose into independent India whatever the British had done, education-wise, history-wise, legally wise. So the entire British system, which suited the British but didn't suit independent India, was adopted by Nehru and survives till today. विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के लगभग 1000 वर्ष और अंग्रेजों के लगभग 200 वर्ष, कुल मिलाकर 1200 वर्षों के विदेशी शासन में भारत का न सिर्फ भूगोल बदला, बल्कि इसका इतिहास भी एक सुनियोजित साजिश के तहत बदल डाला गया। भारत के स्वर्णिम अतीत के चमकते पन्नों को स्याह करने के षड्यंत्र की असली कहानी 1861 से शुरू होती है। जब ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल पद से सेवानिवृत्त अलेक्जेंडर कनिंघम ने देश के ऐतिहासिक स्मारकों के सर्वेक्षण की योजना और इसके लिए इन स्मारकों की सूची बनानी शुरू की। इस योजना के तहत
सूची तैयार करने का काम 1865 तक चला। 1866 में इस योजना को स्थगित कर दिया गया। 5 वर्षों के लिए सर्वेक्षण और इमारतों की सूची निर्माण का कार्य रोककर सर्वेक्षण विभाग को ही बंद कर दिया गया। 5 वर्षों के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के आदेश पर 2 फरवरी 1871 को अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक बना दिया गया और उसे ऐतिहासिक स्मारकों का सर्वेक्षण कर भारत के ऐतिहासिक विरासतों की असलियत सामने लाने की जिम्मेदारी दी गई। कनिंघम कोई इतिहासकार नहीं था, वो तो ब्रिटिश सेना का एक जनरल था जिसे रिटायर्ड होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के तमाम स्मारकों और भवनों के सर्वेक्षण का कार्य सौंप दिया। कनिंघम के पास एक इतिहासकार की दृष्टि नहीं थी और न ही उसे भारतीय सभ्यता का ज्ञान था, इसलिए यहाँ पे जो स्मारक थे, जो भवन थे, उनके निर्माण कला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में और यहाँ की संस्कृति के बारे में भी कनिंघम को कोई जानकारी नहीं थी। और यही कारण था कि भारतीय स्मारकों के बारे में उसने जो सर्वेक्षण दिए वो अनेक प्रकार की त्रुटियों से युक्त हो गए। कुछ भारतीय इतिहासकार कनिंघम के सर्वेक्षण और उसकी रिपोर्ट को भारतीय इतिहास को एक अप्रतिम योगदान मानते हैं, लेकिन कनिंघम की भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के प्रति अज्ञानता और भारतीय इतिहास के मान मर्दन के कुटिल षड्यंत्र के कारण कनिंघम के सर्वेक्षणों को भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों पर एक ऐसी स्याही के रूप में देखा जा सकता है जिसकी कालिमा से आज तक इतिहास मुक्त नहीं हो पाया है। कनिंघम ने 1 अक्टूबर 1885 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पर कार्य किया और इस अवधि में पुरातत्वीय सर्वेक्षण के 23 खंड प्रकाशित हुए, जिनमें 13 स्वयं कनिंघम के द्वारा लिखे गए। इस प्रयास को सराहनीय कहा जा सकता था अगर सर्वेक्षण में शामिल इमारतों और स्मारकों का असली इतिहास लोगों के सामने आता। अफसोस है कि कनिंघम और उसकी टीम के द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट में अधिकांश मध्यकालीन स्मारकों को विदेशी मुस्लिम शासकों के द्वारा बनवाया बता दिया गया। वास्तव में आज से 200 वर्ष पहले से भारत में इतिहास का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। हिस्ट्री इतिहास नहीं होता, हिस्ट्री हिज स्टोरी और हर स्टोरी होता है। राजा रानी की कहानियाँ होती है। अंग्रेज़ों के कारण से हमारे वहाँ सारे विषयों का हम अंग्रेजी दृष्टि देखना शुरू कर दिए, भारतीय दृष्टि कम हो गई। इतिहास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला एक शास्त्र है। वो ज्ञान का विद्या है। वो अतीत को वर्तमान में जीवित रखता है। इतिहास के अध्ययन के पहले निहितार्थ का होना आवश्यक है। इतिहास से हम भूत की बातों को वर्तमान में स्थापित कर भविष्य का निर्माण करने का काम करते हैं। दुर्भाग्य इस देश का रहा संघर्ष के समय में कि लोगों ने हमारे ऊपर इतिहास को हटा करके हिस्ट्री थोप दी और इतिहास में तमाम डिस्टॉर्शन किया, विकृतियां लाई गईं योजनापूर्ण तरीके से। यह अपेक्षा थी कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो भारत का इतिहास भारतीय लोगों के द्वारा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आर.सी. मजुमदार, पंडित भगवत दत्त, के.एम. मुंशी ऐसे विद्वानों ने भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया, लेकिन गवर्नमेंट का समर्थन उनको नहीं मिला। सरकार ने मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों को भारत का इतिहास लिखने को दे दिया। इतिहासकार पी.एन. ओक के अनुसार 1866 से 1871 ईस्वी की अवधि में जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बंद रखा गया था, उस अवधि में हिंदू राजाओं द्वारा बनाए गए और विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा विकृत या जीते गए अधिकांश इमारतों को उन
मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा निर्मित बता दिया गया। उन इमारतों और स्मारकों के सामने भ्रामक तथ्यों वाले बनावटी सूचना पट्ट लगा दिए गए। इन स्मारकों से संबंधित ये भ्रामक तथ्य आज भी इतिहास की पुस्तकों में स्थापित होकर हमारे अतीत को मुंह चिढ़ा रहे हैं। देश की आजादी के बाद हमारे बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों की जिम्मेदारी थी कि भारत का असली इतिहास वो लोगों के सामने लाए, लेकिन हमारे हुक्मरानों को देश के असली इतिहास को सामने लाने की नहीं, बल्कि विकृत इतिहास को ढोने की चिंता ज्यादा थी। यही कारण है कि आजाद भारत में जो देश का इतिहास लिखा गया वह भी गुलाम मानसिकता का ही द्योतक रहा। देश के स्वाभिमान को कुचलने का कुत्सित षड्यंत्र जो सदियों पहले शुरू हुआ वो आज भी जारी है। आज हम आजाद भारत में अपने ही देश के असली इतिहास को जानने से वंचित हैं। आज देश में इतिहास को फिर से नए सिरे से लिखे जाने की बात शुरू हो गई है। So, in my opinion, the entire history of India has to be rewritten. It's a must. It's a must for Indians. Anybody, Hindus, Muslim, Christian, that they look, the Christian has to look at what the Inquisition did in Goa. You know, I'm a born Christian. My father was a devout Catholic, my uncle was a priest, but what the Portuguese did in Goa, what the Inquisition has to be said, and there are documents. There are books which have been written and which show what massacres happened, what sufferings the Hindus encountered in Goa. So, from the Aryan invasion till today, going through Aurangzeb and Tipu Sultan and Inquisition, the entire history of India needs to be rewritten. लाखों साल पुराने इस भारत का इतिहास बहुत बड़ा है और इसलिए इस पूरे इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमने इस कार्यक्रम के शुरुआती छोर में तय किया है कि हम आपके सामने हमारे उन भवनों, स्मारकों और इमारतों का इतिहास लेकर आएंगे जो हमारे स्थापत्य कला का बहुत आदर्श उदाहरण था, लेकिन विदेशी आक्रांता जो अपने देश में झोपड़ा भी नहीं बना सके वो यहाँ पर आए और उन्होंने तो कई जगह केवल चुना लगाया और ये कह दिया कि ये हमने बनाए हुए हैं। ये चुना केवल उन भवनों को नहीं था, तो हमारे इतिहास को लगाया हुआ था। विदेशी शासकों के निशाने पर खास करके वो सारे स्मारक, इमारतें और भवन रहे जो भारत की पहचान के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते थे, हमारी स्थापत्य कला का आदर्श उदाहरण और नमूना थे। उनको देखकर देश भर में, दुनिया भर में दूसरे भवनों को बनाया जाता था और इसलिए हर आने वाली पीढ़ी को उन भवनों की तरफ अपने गौरव का, अपने अतीत का और हमारे पुराने परंपराओं का, हमारे कौशल का ज्ञान होता था। और इसीलिए बताना जरूरी था कि ये भवन आपके पुरखों ने नहीं, हमने बनाए हुए हैं। और ऐसे ही भवनों के कड़ी में हम आपके सामने इस देश के सैकड़ों ऐसे भवन और उनके इतिहास को लेकर आएंगे जो बनाए तो हमारे लोगों ने थे, लेकिन नाम उनके ऊपर लगा है उन शासकों का जो विदेश से आए हुए थे। इसी में सबसे पहले आज के एपिसोड में हम आपके सामने विषय लेकर आए हैं दिल्ली के लाल किले का। जी हाँ, वो लाल किला जिसके प्राचीर पर खड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र को और दुनिया को संबोधित करता है, लेकिन मित्रों हमें और आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि वो शाहजहां ने बनाया है। कनिंघम और उसके द्वारा नियुक्त ब्रिटिश सर्वेक्षकों के सर्वे और उसके रिपोर्ट ने भारत के तमाम ऐतिहासिक स्मारकों को उसके असली इतिहास से वंचित कर दिया। लाल किला भी इसी षड्यंत्र का शिकार हुआ। हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। इतिहासकार का यह कर्तव्य नहीं है कि क्या सही था क्या गलत था। इतिहासकार का कर्तव्य इतना ही है कि क्या था, इससे वो भूल गए हैं। इतिहास विद्या है, इतिहास पूरा विद्या है।
वैज्ञानिक इतिहास लेखन ये कोई विषय नहीं है। सिस्टम थ्योरी से हम इतिहास नहीं लिख सकते। इतिहास एक कला है, एक आर्ट है, उसको विभिन्न जगहों से हम लेते हैं। इस स्मारक के बारे में जो प्रचारित प्रसारित हुआ वो झूठ आज एक ऐसा सच बन चुका है जिसे झूठ कहने का साहस कम ही लोग दिखा पाते हैं। कनिंघम के उस रिपोर्ट के अनुसार लाल किला को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 से 1648 ईस्वी के बीच बनवाया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक शहर भी बसाया। उसके अनुसार लाल किले की निर्माण योजना, शिल्प, कला एवं सौंदर्य मुगल निर्माण शैली का शिखर है। बाबर से लेकर के और शाहजहां औरंगजेब तक, औरंगजेब के बाद तक बहादुर शाह जफर तक, इसमें कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसको आर्ट के प्रति बड़ी रुचि रही हो। और काम करने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे लोग भारतीय थे, भारत के लेबर थे, भारत के मिस्त्री थे, भारत के कर्मचारी थे। ये सारे के सारे जो राजा थे 24 घंटे दिन रात युद्ध में लिप्त थे और युद्ध से समय बचता था उसमें अय्याशी करते थे। कोई रचनात्मक काम इनके जिम्मे नहीं था। तो ये सारे जो प्रसाद बने हुए हैं जगह जगह, वो उन्होंने किसी कला और किसी आर्ट से बनाया होगा, उसको हम नहीं मानते। उसके अनुसार लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। लाल किले की निर्माण शैली को पूर्वाग्रह ग्रस्त इतिहासकारों ने यूरोपीय, फारसी और भारतीय कला का संगम बताते हुए इसे अलग शाहजहानी शैली का नाम दे दिया। अरब में जब उस समय के अरब का वर्णन करते हैं और देखते हैं तो नहीं लगता कि अरब में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ऐसी रही होंगी। आज भी नहीं है, तब भी नहीं रही होंगी। तो कहाँ से उनके इतने आर्ट के लोग आ गए? इन्होंने कहा ये मुस्लिम आर्ट है, ये ट्रांसऑक्सियाना आर्ट है। कैसे बना? यहीं से लोग वहाँ गए और वहाँ से फिर आकर यहाँ बनाए। अपने अनुसार उन्होंने उसका निर्माण किया और उसको मुस्लिम आर्ट का नाम दे दिया, कुछ और समाप्त कर दिए, कुछ सपाट दीवार बना दिए। रिसर्च की आवश्यकता इसकी है। लाल किले के निर्माण के बारे में इतिहासकार अलग अलग राय व्यक्त करते हैं। ये अलग अलग राय भी लाल किले की ऐतिहासिक तथ्यों की विकृति का एक बड़ा कारण बनी। सदियों से लाल किला के बारे में जो बताया गया है यहाँ के लोगों को, वो आज यहाँ के लोगों के मन में रच बस गया है। बड़ा मुश्किल है इन भ्रांतियों का जो लाल किला के बारे में लोगों के मन में है उनको निकालना, और इससे भी बड़ा मुश्किल है उन नौनिहालों के मन से इन भ्रांतियों को दूर करना जो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उनके दिमाग में रच बस गई। एच.सी. फंशा अपनी पुस्तक दिल्ली विगत और वर्तमान के पृष्ठ संख्या 20 पर लिखते हैं कि लाल किले के निर्माण में 10 साल लगे। उसके तुरंत बाद दिल्ली नगर का निर्माण शुरू हुआ। दिल्ली नगर बसाने का श्रेय भी शाहजहां को ही जाता है। इसके अनुसार 1648 में लाल किला बनकर तैयार हो गया। यह तथ्य स्पष्ट है कि शाहजहां 1657 ईस्वी में बीमार पड़ा। उसके बाद उसने राजकाज नहीं संभाला। मतलब कि 1648 से 1657 के बीच के 9 वर्षों में ही उसने पूरी दिल्ली बसा दी, जबकि लाल किले के निर्माण में 10 वर्ष लग गए। ऐसे ही अनेक तथ्य देशी विदेशी लेखकों और इतिहासकारों ने दिए जो लाल किले की वास्तविकता के आगे भ्रम का ऐसा मकड़जाल तैयार करते गए जिससे निकल पाना आज तक संभव नहीं हो पाया। इस झूठ को हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे यही सच हो। लाल किले के बारे में पाठ्य पुस्तकों में, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में, यहाँ तक कि संसद में सरकार के तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में भी झूठ झूठ और केवल झूठ है। और इस झूठ से कभी तो पर्दा उठाना पड़ेगा ना, और इसलिए
ऑपरेशन इतिहास के इस लाल किले के एपिसोड में तथ्य हम आपको दिखाते हैं। लाल किले के संबंध में प्रचलित भ्रामक मान्यताओं से अलग एक सच्चाई है जिसे जानकर भी अधिकांश इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने तटस्थ रहकर सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्हें इतिहासकारों की कोशिशों से ऐसा सच सामने लाया जा सका जिसे स्वीकार करने का साहस आज के बुद्धिजीवियों में नहीं दिखता। पीएन ओक इसी श्रेणी के इतिहासकार हैं। पीएन ओक अपनी पुस्तक दिल्ली का लाल किला लाल कोट है के 9वें अध्याय के 138वें पन्ने पर एक ऐतिहासिक ग्रंथ के एक अंश का हवाला देते हुए बताते हैं कि लाल किले का निर्माण तंवर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय ने करवाया। अंग्रेजी लेखक अलेक्जेंडर किनलोच फॉर्ब्स की किताब रसमाला हिंदू एनल्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया के दूसरे खंड के 520वें पन्ने पर दिए गए अवतरण के अनुसार सन 1022 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज नगर पर विजय प्राप्त किया तब जयपाल वहां का शासक था। दिल्ली पर भी उसी का शासन था। उसका उत्तराधिकारी कुमारपाल था और कुमारपाल का उत्तराधिकारी अनंगपाल द्वितीय था। अनंगपाल के संबंध में संवत 1117 यानी 1060 ईस्वी का एक शिलालेख है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली नगर के चारों ओर विशाल दीवार बनाकर उसने इसका किला बनवाया और लाल कोट भी बनवाया। यही लाल कोट लाल किला है। इस तथ्य को कि अनंगपाल ने लाल कोट बनवाया कनिंघम ने भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के मूल प्रतिवेदन में स्वीकार किया है। लेकिन कनिंघम ने अज्ञानतावश लाल किले को लालकोट मानने से इनकार करते हुए उसे कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र में खोजने की असफल कोशिश की। कुछ ऐतिहासिक संदर्भों से यह मालूम पड़ता है कि मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 13वीं शताब्दी में इस किले में निवास करता था, यानी शाहजहां से 4 शताब्दी पहले यह किला मौजूद था। शाहजहां के दरबार की डायरी बादशाह नामा में इस बात का उल्लेख है कि लाल किले के भीतर का स्नान घर वाला हिस्सा अकबर के शासनकाल में गुसलखाना कहलाता था। मतलब अकबर के शासनकाल में लाल किला मौजूद था। ऐसे कई और संदर्भ हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि शाहजहां के शासन से सदियों पहले से लाल किला अपने अस्तित्व में था। लाल किले का ये सच इतिहास के तहखानों में दफन रहा। सदियों तक ये बाहर नहीं आ सका, लेकिन शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से इस सच को हम बाहर लाने की कोशिश करें। ये उन इतिहासकारों के लिए एक मुंह पर तमाचा होगा जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और एक ऐसा सच जो लोगों के सामने वर्षों पहले आना चाहिए था वो दबा रह गया। हम आपके सामने जो भी मुद्दा उठा रहे हैं ये 100% तथ्य और सत्य के साथ है। ऐसे केवल लिखित पुस्तकों और संदर्भों के आधार पर हम आपको नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे कई चित्र भी संग्रहालयों में मौजूद है जो ये चीख चीख कर कह रहे कि लाल किले का निर्माता शाहजहां नहीं है। लाल किले की इस सच्चाई को एक कुटिल षड्यंत्र के तहत जिस तरह दबाया गया वह पीड़ादायक है, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ादायक है देश के मूर्धन्य इतिहासकारों द्वारा इतिहास की सच्चाई से आंखें मूंद लेना। लाल किले की सच्चाई जो हमने आपको बताई है वो पूरी तरह से प्रमाणों पर आधारित है।
देश के कुछ इतिहासकारों ने इस विषय पर शोध करके इन प्रमाणों को इकट्ठा किया है। वर्तमान लाल किला अनंगपाल द्वारा बनाया गया लाल कोट है। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो फिर इस बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि लाल किले का निर्माण करता शाहजहां नहीं था। कनिंघम के अनुसार लालकोट का निर्माण अनंगपाल ने 1052 ईस्वी में करवाया, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि लाल किला ही लालकोट है। उसने इस बात का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया कि लाल किला अगर लालकोट नहीं है तो लालकोट है कहां। कुछ इतिहासकारों के अनुसार लालकोट ही लाल किला है। दिल्ली और उसके आसपास लाल दीवारों वाला ऐसा कोई भवन और नहीं है जिसे लालकोट माना जाए। इतिहासकार पीएन ओक ने इस विषय पर विस्तार से काम किया है और अपनी पुस्तक दिल्ली का लाल किला लालकोट है में उन्होंने इस पूरे विषय पर विस्तार से प्रमाण पेश किए हैं। तैमूर लंग, जिसने भारत पर आक्रमण कर यहां पर धन दौलत लूटा, के इतिहास लेखक शरफ अद-दीन अल यजीदी ने 1424 से 1428 के बीच लिखी पुस्तक जफरनामा में लाल कोट का पर्याप्त उल्लेख किया है। शाहजहां के 31 वर्षों के शासनकाल से लगभग 200 वर्षों पहले ही तैमूर के इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लालकोट का जिक्र किया है, तो फिर इस लालकोट अर्थात लाल किले को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया कैसे माना जाए। उनका ये मानना है कि 1945 के पहले के जितने मुस्लिम मॉन्यूमेंट बने हुए हैं उसमें 99% हिंदू स्थानों को तोड़कर ही बनाया गया है। और ये प्रत्यक्ष दिखता है, सीधे जाकर देखता है, लोग देखते हैं, देख के आते हैं, सब कहते हैं, लेकिन वो स्थापित तभी माना जाएगा जब इतिहासकारों द्वारा, वास्तुशास्त्रियों के द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी ठीक से टेस्टिंग करके, उसकी लकड़ियों का टेस्टिंग करके और उसका डेटिंग हम कर सकें तो वो साफ साफ हो जाएगा। ऐसे हमारा तो मानना ही है, मुगल इस देश का निर्माण करने के लिए नहीं आए थे, वो एक आक्रांता के रूप में आए थे, एक लुटेरे के रूप में आए थे। उनसे अपेक्षा करना कि बड़े बड़े प्रसाद बनाएंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये सब कुछ नहीं है, इसलिए उसको वैज्ञानिक पद्धति से उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए और उससे साफ साफ बातें सामने आ जाएंगी। विदेशी लेखक और इतिहासकार कीन के अनुसार आगरे का लाल किला अशोक के काल का हो सकता है, अर्थात ईसा पूर्व 3री शताब्दी का। चूंकि दिल्ली और आगरे के किले की निर्माण शैली, साज सज्जा एवं रूपरेखा में इतनी समानता है कि इस बात की पूर्ण संभावना है कि दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां के शासनकाल से सदियों पुराना हो। इतिहासकारों की प्रचलित मान्यता के अनुसार शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच लाल किले को बनवाया, लेकिन ऑक्सफोर्ड संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस चित्र के शीर्षक के अनुसार शाहजहां 1628 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में फारस के राजदूत का स्वागत करता है। इस चित्र को एमएस ओंसले नाम के शोधकर्ता ने खोजकर ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित किया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर लाल किले का निर्माण 1648 में पूरा हुआ तो उसके 20 साल पहले ही शाहजहां लाल किले के दीवाने आम में फारस के राजदूत का स्वागत कैसे कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शाहजहां के फरवरी 1628 में राजगद्दी पर बैठने के समय एवं उसके बाद फारस के राजदूत से मिलने के समय लाल किला अपने अस्तित्व में मौजूद था। स्पष्ट है कि लाल किले को शाहजहां ने नहीं बनवाया, बल्कि लाल किला उसके राज से वर्षों पहले से ही निर्मित है। लाल किले के बारे में उपलब्ध साहित्य का अगर अध्ययन किया जाए तो ऐसे तमाम प्रमाण और सबूत पहले से मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि लाल किला शाहजहां के राजकाल से वर्षों पहले, सदियों पहले निर्मित हुआ था। ऐसे कई साहित्यिक प्रमाण आज भी उनकी पांडुलिपियां उपलब्ध है। जफरनामा, बादशाहनामा और ऐसे ही अनगिनत कितने ऐसे ही साहित्यिक दस्तावेज हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि लाल किला का अस्तित्व
लाल किला का वजूद शाहजहां के शासनकाल से वर्षों सदियों पहले से था। अनेक इतिहासकार यह भी मानते हैं कि शाहजहां 1648 ईस्वी में पहली बार दिल्ली आया, जबकि 1628 ईस्वी में ही उसने लाल किले में फारस के राजदूत का स्वागत किया था। लाल किले में कुछ जब हम मुस्लिम जो लेखक हैं उनकी जब पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है कि वो कुश के लाल यानी कि लाल किले में बैठ के मतलब शासन करता था। तो वो एक बात इस बात का संकेत करती हैं कि ये शाहजहां से पूर्वकालीन रचना थी। वस्तुतः बाबर से औरंगजेब तक के लगभग सभी मुगल बादशाह बीच बीच में दिल्ली में अपना दरबार लगाते थे और कुछ अवधि तक दिल्ली में ही रहा करते थे। शाहजहां भी ऐसे दरबार लगाया करता था। लाल किले के निर्माण के संबंध में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कई ऐसे तथ्य हैं जो स्पष्ट करते हैं कि लाल किला शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं हो सकता। सवाल है कि अगर शाहजहां ने इतने धन खर्च कर लाल किले का निर्माण करवाया तो इतने विशाल भवन में कोई उपासना स्थल यानी मस्जिद क्यों नहीं बनवाई? अपने धर्म का इतना कट्टर उपासक इतने बड़े भवन में मस्जिद नहीं बनवाता है, यह आश्चर्य का विषय है। प्रचलित मान्यता के अनुसार लाल किले के भीतर 1659 में औरंगजेब ने 1 लाख रुपए खर्च कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। एक ऐसा और भी सवाल है, लगभग 51 लाख वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले लाल किले का बड़ा भूभाग आज खाली है। इन खाली स्थानों में क्या था? इतिहासकारों के अनुसार वहां अवश्य भवन या अन्य संरचनाएं रही होंगी। इन्हें बाद में विदेशी आक्रमणकारियों के आधिपत्य के समय नष्ट कर दिया गया होगा। अगर यह माना जाए कि शाहजहां ने ही लाल किले को बनवाया, तो फिर इन भवनों को तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्पष्ट है कि शाहजहां से पहले ही लाल किला और इसके भीतरी संरचनाओं का निर्माण हो चुका था। सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये लाल किला उसके स्थापत्य कला के कारण भी हमारे दावे की साथ देता है। अगर हम इस किले को देखेंगे तो उसके अंदर के गुंबद, उसकी नक्काशियाँ, उसमें स्वस्तिक जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, कमल का निशान, इसके अष्टभुजी होना, तमाम ऐसे साक्ष्य तथ्य आज भी, मैं जब बोल रहा हूँ इस वक्त भी मौजूद है, जो चीख पुकार कर ये कहते हैं कि ये भारतीय स्थापत्य कला का वो उदाहरण है जो केवल किसी हिंदू राजा द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। लाल किले की असली कहानी के समर्थन में अनेकों साहित्यिक प्रमाणों के अलावा असंख्य बनावट और निर्माण संबंधी प्रमाण हैं, जो सिद्ध करते हैं कि लाल किला का निर्माण पूर्णतः हिंदू स्थापत्य और वास्तुकला के सिद्धांतों पर हुआ है और शाहजहां जैसा कट्टर मुगल शासक इसका निर्माता नहीं हो सकता। लाल किले का निर्माण हिंदू निर्माण कला के सिद्धांतों पर हुआ है। इसके कई प्रमाण किले के भ्रमण के दौरान मिलते हैं। किले की लाल प्राचीर और इससे जुड़ी विशाल दीवार
8 कोणों से युक्त अष्टभुज का निर्माण करती है। इसके मंडप, प्रासाद, 80 बुर्ज और इस पर आच्छादित 80 शीर्ष और स्तंभ भी अष्टकोणीय हैं। इतिहासकार पीएन ओक के अनुसार निर्माण कला में अष्टकोण अनिवार्य रूप से हिंदू वास्तु और निर्माण कला का ही अंग है। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुओं की आस्था का महान केंद्र रहा अयोध्या भी अष्टकोणीय स्वरूप में ही बसाया गया था। लाल किले का रंग लाल है, जो पूर्णतः लाल न होकर भगवा रंग से मिलता जुलता है। अगर लाल किला हिंदू निर्माण कला पर आधारित न होकर इस्लामी निर्माण शैली पर आधारित होता तो लाल किले का रंग लाल न होकर हरा होना चाहिए था, क्योंकि इस्लामी निर्माण कला में हरे रंग को प्राथमिकता दी गई है। लाल किले के बुर्जों पर स्थित गुंबदों के ऊपर पुष्प छत्र बने हुए हैं। पुष्पाच्छादित छत्र हिंदू शिल्प कला की एक विशिष्ट शैली है, जिसे भारत के कई हिंदू मंदिरों और राजमहलों में देखा जा सकता है। लाल किले के भीतर अवस्थित रंगमहल, दीवाने आम जैसी इमारतों की सपाट छतें और इसके चारों कोनों पर 4 कोणों वाली छतरियां राजस्थान की विशिष्ट हिंदू शिल्प कला का उदाहरण है। राजस्थान के महलों में आज भी छतों पर ऐसी छतरियां देखने को मिलती हैं। खास महल के भीतर द्वार में लगी मूठों पर हाथी की मूर्ति और हाथी पोल के दरवाजे पर खड़ी हाथी की विशाल मूर्तियां कहीं से भी इस्लाम संगत नहीं है। ये पूर्णतः हिंदू शिल्प कला की प्रतीक है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में हाथी को पूजनीय स्थान प्राप्त है। साथ ही इस्लाम में किसी भी तरह की मूर्ति का बनाना धर्म के विरुद्ध माना गया है। अगर शाहजहां इस्लाम का अनुयायी था तो उसने हाथी की मूर्तियां क्यों बनवाई, ये एक बड़ा सवाल है। हिंदुओं के आराध्य और पूज्य सूर्य का चिन्ह और प्रतीक के रूप में लाल किले की भीतरी इमारतों में जगह जगह पाया जाना स्पष्ट रूप से कहता है कि ये इमारतें हिंदू वास्तु और शिल्प कला के सिद्धांतों पर आधारित हैं। सूर्य के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग आदिकाल से राजकीय कार्यों में होता चला आया है। भारत के कई राजवंशों में सूर्यवंशी कहलाने की प्रथा स्पष्ट है। लाल किले के भीतर खास महल में न्याय तुला निर्मित है। न्यायप्रियता के प्रतीक के रूप में तुला का प्रयोग भारतवर्ष में सदियों से होता आया है। विदेशी आक्रमणकारियों के भारत आगमन से हजारों साल पहले हिंदू राजाओं के राजदरबार में न्याय तुला का प्रतीक रखा जाता था। मुगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारी सभ्यताओं में न्याय तुला के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे में खास महल का न्याय तुला स्पष्ट करता है कि लाल किला किसी मुगल शासक द्वारा निर्मित नहीं हो सकता। इस न्याय तुला के ऊपर दिखाया गया सूर्य और उसके दोनों ओर बने हुए शंख और कलश में रखे दंडी सहित कमल पुष्प स्पष्ट रूप से इन इमारतों के हिंदू मूलक होने की पुष्टि करते हैं। लाल किले के मेहराबों के दोनों तरफ सूर्यमुखी के पुष्प भी लाल किले के हिंदू निर्माण शैली पर आधारित होने की पुष्टि करते हैं। दीवाने आम में लगे स्तंभों की पंक्तियां, उनके ऊपर की नक्काशी, बनावट, चित्र आदि भी पुष्टि करते हैं कि ये भवन भी हिंदू शिल्प और वास्तुकला के सिद्धांतों पर निर्मित है। दीवाने आम महल के ये स्तंभ, ये नक्काशियां और ये चित्र साफ साफ बोलते हैं, स्पष्ट इशारा करते हैं कि ये महल किसी मुगल बादशाह के द्वारा बनाया हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि इन स्तंभों पे जो नक्काशियां की गई हैं और इसके भीतरी दीवारों पर जो चित्र हैं वो कहीं से भी इस्लाम परक नहीं दिखते हैं। लाल किले के भीतर के महलों के नाम भी हिंदू मूलक हैं। रंग महल, सावन महल, भादो महल, मोती महल, हीरा महल, हाथी पोल, गुलाल बाड़ी, केसर कुंड आदि ऐसे नाम हैं जो पूर्णतः हिंदू मूलक हैं। अगर इन भवनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया तो इन्हें हिंदू मूलक नाम क्यों दिया, ये एक बड़ा सवाल है। लाल किले के खास महल में सुअर के मुंह वाले 4 नल भी इस भवन के हिंदू मूलक निर्माण होने की पुष्टि करते हैं। दीवाने खास के केसर कुंड के फर्श पर बना कमल पुष्प भी एक अकाट्य उदाहरण है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह भवन शाहजहां ने तो बिल्कुल नहीं बनवाया। इन प्रमाणों के अलावा
लाल किले की दीवारों, इसके भीतर बने भवनों और महलों के चप्पे चप्पे पर इनके हिंदू मूलक होने के प्रमाण उपस्थित हैं, जो सिद्ध करते हैं कि एक मुगल शासक इस तरह के हिंदू मूलक भवन का निर्माण नहीं करवा सकता। इन प्रमाणों के परिप्रेक्ष्य में आज देश में फिर से लाल किला और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के वास्तविक इतिहास की खोज करने की बात चल पड़ी। इसलिए आवश्यकता है पुनः इतिहास को परिभाषित करने का, आवश्यकता है इतिहास का पुनर्पाठ करने का, आवश्यकता है कि भारत का वो इतिहास जो विकृत मानसिकता के कारण रूस और अमेरिका और चीन के दृष्टि से देखते हुए और एक प्रगतिशील लेखक के नाते योजनाबद्ध तरीके से लिखा गया है, उस इतिहास को पुनः रिसर्च की आवश्यकता है, पुनर्शोध की आवश्यकता है। अगर वो करेंगे तो भारत का इतिहास भारत को स्वाभिमान का देने वाला इतिहास होगा। लाल किले की इस तथ्य और सत्य को जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसे कई बार कई विदेशी स्वतंत्र इतिहासकारों ने भी एंडोर्स किया है। उन्होंने भी इन्हीं तथ्य के ऊपर फोकस किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बात को भारत में फैलने नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर खास करके पाठ्यक्रमों में जब लाल किले की जानकारी दी जाती है तो मार्क्स मिलते हैं, और उस मार्क्स को कोई खोना नहीं चाहता, भले इस लाल किले के लिए हम खोने को तैयार हो जाए। और इसलिए और भी कई तथ्यों के साथ इस चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं। हम भारत के उन लोगों को भी आह्वान करते हैं जो हमारे बातों से हो सकता है सहमत ना हो, क्योंकि सत्य को कोई आँच नहीं है, और हम उनके साथ इस सत्य के ऊपर चर्चा करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। 1 घंटे के इस कार्यक्रम में लाल किले के ऊपर समय की तो कमी है, लेकिन साक्ष्य तथ्य इसकी कोई कमी नहीं है। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम यहीं पर रुकते हैं। लेकिन ऑपरेशन इतिहास में अगले हफ्ते हम आपके सामने और एक इमारत को लेकर आएंगे जिसका झूठ हिंदुस्तान में आज भी जारी है, और उसका सच हम प्रस्तापित करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।